Hello everyone, this is Unit 4 Post Colonialism, Paper 1 Literary Movement, Semester 2. So, इस particular essay में क्या बात हो रही है? The title is Introduction to the Empire Writes Back. इस book का introduction है which is written by these authors, the names are given. अब इस essay में क्या बात हो रही है? ये जो essay है इंट्रोडक्शन टू द बुक द एम्पायर राइट्स बैक हैज़ गिवन अ डिटेल स्टडी ऑफ कलोनियल एंड पोस्ट कलोनियल लिटरेचर. तो जो बुक का टाइटल है वो बहुत मीनिंगफुल है बिकॉज द एम्पायर राइट्स बैक इट डील्स विद द लिटरेचर ऑफ दोज कंट्रीज दैट वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ इम्पीरियल पावर्स, जो कभी ना कभी किसी न किसी इम्पीरियल पावर के रूल के अंडर थी. तो इसका जो इंट्रोडक्शन है ये दूसरा जो इसके साथ यूनिट सेम यूनिट में यूनिट 4 में जो सेकेंड पार्ट है डीकॉलोनाइजिंग द माइंड, वहाँ भी यूटिलाइज हो सकता है. तो इट इज़ डीलिंग विद एक्सपीरियंस ऑफ कलोनियलिज्म एंड डे टू डे रियलिटीज़ एक्सपीरियंस्ड बाय कॉलोनाइज्ड पीपल. तो इसके बारे में है, कहाँ से शुरू होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि पोस्ट कलोनियल लिटरेचर है क्या. सो पोस्ट कलोनियल लिटरेचर आर द राइटिंग्स बाय दोज हु वर फॉर्मली कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटेन एंड अदर्स. तो या ब्रिटिश लोग या ब्रिटेन जो कंट्री है वो, इसके अलावा और कौन कौन जो हम यहाँ अदर्स लिखा है यहाँ पे. आई एम हियर रेफरिंग टू दिस. इनके अलावा पोर्चुगल, just a second where I have lost it. Yes, it's here. Britain, France, Portugal and Spain. तो ये रूलिंग कंट्रीज़ हैं. जैसे इंडिया में ब्रिटेन का रूल था तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ में हैं. तो पोस्ट कलोनियल लिटरेचर उन कंट्रीज़ का लिटरेचर है जिनके ऊपर ब्रिटेन या बाकियों ने रूल किया था कभी. और these seem to suggest a concern only with the national culture after the departure of imperial power. जब imperial power, ये जो रूल करने वाले लोग हैं, कंट्री से बाहर चले जाते हैं, तब पीछे क्या रह जाता है आपका नेशनल कल्चर. तो उसके साथ एक कंसर्न, उसको प्रमोट करने की बात भी यहाँ है. तो टेक्निकली कलोनियल पीरियड कौन सा है? पीरियड बिफोर इंडिपेंडेंस इज़ कलोनियल पीरियड, बिफोर इंडिपेंडेंस इज़ कलोनियल पीरियड एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इज़ पोस्ट कलोनियल. तो पोस्ट कलोनियल में ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर 14 अगस्त की हम बात करें इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट तो हम कलोनियल कंट्री हैं, और अगर हम 16 अगस्त की बात करें तो पोस्ट कलोनियल है. बट इज़ इट पॉसिबल कि अगर आप 16 अगस्त को कुछ लिखो उसमें आपकी पुरानी सारी मेमोरीज इरेज हो जाएं? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. तो पोस्ट कलोनियलिज्म में कलोनियलिज्म भी आएगा ही आएगा. सो पोस्ट कलोनियलिज्म दैट इज़ वाई इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म. और कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर बाहरली ताकतों ने रूल किया है? यहाँ पे बेटा ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, कनाडा है, कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, मलेशिया है, माल्टा है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका एंड साउथ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़. तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जिनको हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में डालते हैं. एंड मोस्ट डोमिनेटिंगली वी हैव लिटरेचर फ्रॉम यूएसए एज वेल. तो जब हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात करेंगे, नहीं हो सकता कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात ना करें. तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है हैज़ बीन डेंसली पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इट हैज़ बीन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिनोमिना. क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के ज़रिए लैंग्वेज हैज़ अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इट. अगर हम पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो एक नेशनलिज्म की फीलिंग है, और ये सेम फीलिंग ब्रिटिशर्स के बीच में थी फॉर इंग्लिश. और सर हेनरी जॉन न्यूबोल्ट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट एडवाइज़र थे वो, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की 1921 में, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंग्लैंड. और इसके बाद जो फोकस था वो आ गया, इट हैड इट्स फोकस ऑन इंग्लिश एज लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी स्टैंडर्ड थ्रू आउट ब्रिटिश एम्पायर. और हम भी कहीं ना कहीं उस ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट थे. सो इमर्जेंस ऑफ इंग्लिश एज एकेडमिक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट, ऑल्सो गॉट इंट्रोड्यूस्ड. इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड 19th सेंचुरी कलोनियल फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म. बेटा एक तो हमारी टेरिटरी पे, हमारे देश के ऊपर उनका राज था, उसके बाद लैंग्वेज अपनी दे के उन्होंने हमारे दिमाग के ऊपर भी राज किया. तो जो ये ब्रिटिश कलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, डिस्कवर्ड एन एले, इनको इंग्लिश लैंग्वेज में क्या मिल गया? अपना एक दोस्त मिल गया. क्या करने के लिए?
इन मेंटेनिंग कंट्रोल ऑफ द नेटिव्स अंडर द गाइज ऑफ लिबरल एजुकेशन। तो हमें कहा तो ये कि हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली कर क्या रहे थे वो लोग, वो हमें कॉलोनाइज कर रहे थे। इसके बाद स्टडी ऑफ इंग्लिश जो है, इसके साथ साथ एम्पायर की भी ग्रोथ हुई, और ये एक और मतलब सेम आइडियोलॉजी की कॉलोनाइजिंग की थी ये भी। इस चैप्टर में, इस ऐसे में हम बात करेंगे कि कैसे लैंग्वेज वर्कड एज अ टूल टू कॉलोनाइज द नेशंस। और इसके साथ जो निगुगी वॉन थ्योंग का है दूसरा, डीकॉलोनाइजिंग द माइंड, उसमें यही जो राइटर हैं ये बताएंगे कि कैसे लैंग्वेज को यूज़ करके उन्होंने डीकॉलोनाइज किया अपने आप को। उन्होंने नहीं लिखा इंग्लिश लैंग्वेज में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखा। तो यहाँ पे बात है, लिटरेचर भी वही रोल प्ले कर रहा था जो मोनार्की, मतलब जो राजा कर रहा था या जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। क्या था? लोगों को कॉलोनाइज करना। तो ये ऐसी एक उनकी द्वारा जद्दोजहद थी जिससे हम जानबूझ के, ये इन वर्ड्स ऑफ एडवर्ड सईद, इट वाज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्शियस एफिलिएशन। जैसे आप जिस भी कॉलेज में होगे, वो अगर वो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, एसोसिएट होना, तो ये हमारी जानबूझ के वाली एफिलिएशन थी इन द गाइज ऑफ फिलिएशन। वो हमें कह तो ये रहे थे कि हमें वो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो हमारे दिमाग तक को कॉलोनाइज कर रहे थे। So this gave birth to the desire of being accepted, adopted and absorbed by the center। अब बार बार यहाँ पे सेंटर और पेरीफेरी की बात आएगी। सेंटर का मतलब है, जैसे एक नेशन है तो हम सेंटर की बात करते हैं कि ये नेशन और सेंटर में गवर्नमेंट है। हम इंडिया में भी तो बात करते हैं ना, सेंटर में कौन है, दिल्ली सरकार जैसे कौन है सेंटर में। तो यहाँ सेंटर में बेटा ब्रिटिशर्स हैं, और इंडियंस या कोई भी कॉलोनाइज्ड नेशन वाला बंदा कौन है, वो मार्जिन्स पे बाहर हैं। यहाँ इंडियन लगा लो, बाहर हैं वो, ये पेरीफेरी है, ये मार्जिन पे हैं। तो लोगों में एक इच्छा हुई कि हम यहाँ से यहाँ जाएं। इनको भी ये था कि अगर ये बाहर रहेंगे तो दे कैन बी अ थ्रेट, वो हमारे लिए ख़तरा हो सकते हैं, इनको अपने बीच में मिलाओ। तो ये रोल किसने प्ले किया? ये रोल प्ले किया इंग्लिश ने, इंग्लिश लैंग्वेज ने। इन्होंने अडॉप्ट की यहाँ आने के लिए, इन्होंने जानबूझ के इनको लैंग्वेज का झांसा दिया ताकि इनको अपनी लैंग्वेज से दूर किया जाए। सो ये जो लोग थे जिनको बड़ा इच्छा थी एक्सेप्ट अडॉप्ट होने की कि हम सेंटर में मिल जाएं, दे वर मोर इंग्लिश दैन द इंग्लिश। ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा अंग्रेज़ थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लैंग्वेज को, जो पहले मीडियम था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, उसको लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर में डिवाइड कर दिया गया। अब वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही था इंग्लिश लिटरेचर आ गया, और उधर लिंग्विस्टिक्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज भी हो गई। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग दिस इम्पीरियल पीरियड जब हम गुलाम थे, द एलीट क्लास ऑफ राइटर्स आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स विद द कॉलोनाइजिंग पावर। तो जो पहले थे जिन्होंने नई नई इंग्लिश सीखी थी, दे वर लाइक एलीट क्लास पीपल, और कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेटिव थे इम्पीरियल पावर के। ऑब्वियसली उनके एंटी तो नहीं लिख सकते थे, तो वो इम्पीरियल पावर, जो यहाँ इम्पीरियल पावर का मतलब ब्रिटिशर्स हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे हु फेल्ड टू एक्सप्रेस द रियल लाइफ एसेंस एंड इमोशंस ऑफ द कॉलोनाइज्ड। अब ये जितने लोग थे, अगर एग्जाम्पल्स लिखनी है लिख दो, नहीं तो एज इट इज़ भी चल जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो पहले इंग्लिश राइटर्स थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं उनको फॉलो किया अंग्रेज़ों को, दे कुड नॉट प्रेजेंट द रियल इंडियन लाइफ। क्यों? बिकॉज दे वर राइटिंग अंडर द इम्प्रेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये जो फर्स्ट स्टेज के, ये जो पहली स्टेज के राइटर्स हैं, दे गेव अ डिटेल्ड रिपोर्टेज ऑफ लैंडस्केप, कस्टम, लैंग्वेज, बट उनका मेन कंसर्न क्या था? इनक्लिनेशन टुवर्ड्स द सेंटर। उन्होंने इंडिया के बारे में बताया तो सही, नो डाउट, ये नहीं है कि बताया नहीं, बताया, ज़रूर बताया, बट कहीं ना कहीं उनका मेन फोकस क्या था कि हम सेंटर के साथ जुड़े रहें। उन्होंने अपनी इनक्लिनेशन ब्रिटिशर्स की तरफ ही दिखाई। तो और ये भी लिखा गया है ऐसे में, सच टेक्स्ट कैन नेवर फॉर्म द बेस फॉर एन इंडिजीनियस कल्चर। और जिस टेक्स्ट में आपने अपनी बात भी डर डर के कही हो, आप उसको नेशनल कल्चर बनाने के लिए तो बिल्कुल भी यूटिलाइज़ कर ही नहीं सकते। इसके बाद जब सेकेंड स्टेज आई, अब फर्स्ट स्टेज के राइटर्स क्या थे? मोर इंग्लिश दैन द इंग्लिश, एंड दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इम्पीरियल पावर, ये रिप्रेजेंटेटिव थे। अब आई सेकेंड स्टेज थी, ये वो लोग थे जिन्होंने इम्पीरियल लाइसेंस के अंडर लिखा, राइट। सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर वॉज अंडर द इम्पीरियल लाइसेंस बाय नेटिव्स और आउटकास्ट। ये वो लोग थे जो नेटिव्स थे और जो आउटकास्ट, रिबेल्स जैसे। So it was a bulk of poetry and prose written by English educated upper class
राइटर्स इन इंडिया एंड अफ्रीका। तो ये सेकेंड स्टेज वाले कौन थे? वो लोग थे जो इंग्लिश जिन्होंने पढ़ी हुई थी और वो इंडिया और अफ्रीका के राइटर्स थे। इन लोगों ने कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज को ही यूज़ किया एंड द लिटरेचर वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इम्पीरियल रूलिंग क्लास। तो उनके डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर था। और यहाँ एक जो कॉन्सेप्ट है हेजीमनी का कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है। हेजीमनी का मतलब डोमिनेंस, रूलिंग बॉडी, और यहाँ पे जो सारी पावर्स हैं वो रूलिंग बॉडी के हाथ में है और दूसरों के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हम क्या देखते हैं कि ये जो है लेटर ऑन उन्होंने अपनी पावर को रियलाइज़ किया। अब यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या आता है कि लैंग्वेज पे ही दोबारा से द मेन फीचर ऑफ इम्पीरियल ऑपरेशन इज़ कंट्रोल ओवर लैंग्वेज। तो उन्होंने टेरिटरी ले ली, हमारे ऊपर रूल कर लिया, अब हमारे दिमाग थे तो उसको उन्होंने रूल किया थ्रू लैंग्वेज। सो इट became a tool in the hands of colonizers to colonize the mind of the people living in colonies. So there is difference between standard British English of the empire and English of the post colonial। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रिटिश इंग्लिश को कैपिटल ई के साथ लिखा गया है और एंड द इंग्लिश इन द पोस्ट कलोनियल कंट्रीज़ इसको स्मॉल ई से लिखा गया। तो बड़ी ई ओरिजिनल नेटिव्स के लिए, हम लोगों के लिए स्मॉल ई। अब इसका मतलब क्या था ये कैपिटल ई स्मॉल ई का? ये जो कैपिटल ई थी तो ये ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज थी ओरिजिनल, जो हैं ही अंग्रेज़, और ये हम जिन्होंने सीखी है, जिन्होंने बोली है। इसका मतलब ये सेंटर की है और ये स्टेट्स की कह लो, या ये कह लो पेरीफेरी की, जो मैंने अभी पीछे राउंड सा डायग्राम बना के बताया वो। सो पेरीफेरी की और लैंग्वेज सेंटर की जो लैंग्वेज है वो अलग है। इसके बाद लैंग्वेज जो है ये भी एक ऑप्रेसिव तरह की पावर ही है, पावर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे लोगों को कॉलोनाइज़ करने के लिए। सो एक एग्जांपल है अगेन एज पर द विश। सो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का, वो है कंसर्न और रिलेशनशिप बिटवीन प्लेस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब प्लेस और डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? इट क्रिएट्स पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड प्लेस। द एक्टिव सेंस ऑफ सेल्फ इज डिस्ट्रॉयड बाय डिसलोकेशन caused by migration and experiences of enslavement। अब प्लेस क्या है? मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं पंजाब में हूँ, मैं लुधियाना में हूँ, दैट इज़ माई प्लेस। अगर कोई यहाँ पे आए, हमला करे, हमें यहाँ से निकाल दे, यहाँ पे कब्ज़ा कर ले, तो हमारी हो गई डिसप्लेसमेंट। तो प्लेस में मेरी सेल्फ है, मेरी खुददारी है, मैं खुद हूँ, मेरी आइडेंटिटी है। लेकिन जब डिसलोकेशन हो गई तो नई जगह जाके मुझे कोई नहीं पहचानता, मेरे आसपास के लोग नहीं हैं। This is what had happened when India got partitioned, especially पंजाब। तो 1947 में ये प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ही हुई थी बच्चों। कल्चर इज़ डिस्ट्रॉयड बाय सुपीरियर कल्चर और सुपीरियर दीज पीपल, जो भी हमारे ऊपर रूल करते हैं, तो ये कल्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं लैंग्वेज के साथ साथ। एंड वी फील एलियनेटेड। उस टाइम पे वी फेल्ट एलियनेटेड, हमने बहुत ऐसे हमें एलियंस की तरह फील हुआ। The dialect of place and displacements it always a feature of post colonial societies। लेकिन पोस्ट कलोनियल सोसाइटी में, पोस्ट कलोनियल राइटिंग में, लिटरेचर में इन्हीं सारी माइनॉरिटीज़ को तवज्जो दिया जाता है। तो ये जो एलियनेशन इफेक्ट है ना, एलियनेशन इफेक्ट बार बार आ रहा है यहाँ पे। एलियनेशन इफेक्ट जो है वो ऑब्वियस है, अगर आप अलग होते हो अपनी जड़ों से तो आप एलियनेटेड, रूटलेस फील करते हो। यहाँ पे हमारे पास दो राइटर्स हैं, राजा राव हैं और चिनुआ एचबे। ऐसे ही हमारे पास निगुगी वा थियोंग है। राजा राव ये भी आपका सेम दूसरे वाले आंसर में कोट हो जाएगा। राजा राव कहते हैं वी कैन नॉट राइट लाइक द इंग्लिश, वी शुड नॉट, ना हम लिख सकते हैं ना हमें लिखना चाहिए। इंग्लिश इज़ नॉट रियली एन एलियन लैंग्वेज टू अस। कहते हैं इंग्लिश कोई हमारे लिए ऐसे एलियन लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ लैंग्वेज ऑफ आर इंटेलेक्चुअल मेकअप। लेकिन हमारे दिमाग की लैंग्वेज है, अगर हमारे इमोशनल मेकअप की नहीं, अगर हमारे दिल की लैंग्वेज नहीं है, हमारे दिमाग की लैंग्वेज तो ज़रूर है। तो राजा राव ने इंग्लिश में लिखा है, बट निगुगी वा थियोंग ने फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज में गिगू में लिखा। दिस स्टेटमेंट मेक्स इट क्लियर दैट many writers like Raja Rao used Indianized version of English। Indianized version, उन्होंने इंग्लिश को इंडियन तरीके से, इंडियन लहजे से लिखा। उन्होंने कई ऐसे वर्ड्स यूज़ करे हैं, महात्मा, जैसे इंग्लिश का वर्ड नहीं है लेकिन राजा राव ने कांथापुरा लिखा है, उन्होंने वहाँ पे महात्मा वर्ड यूज़ किया है। सुहागन वर्ड हो गया। तो एक राइटर हैं मुल्कराज आनंद,
उन्होंने गालियाँ भी इंडियन यूज़ करी हैं अपनी राइटिंग्स में, जैसे हम पंजाबी में कह देते तेरा बेड़ा गर्क जे। तो इन द नॉवल कूली ही हैज़ ट्रांसलेटेड इट एज मे द वेसल ऑफ योर लाइफ नेवर फ्लोट ऑन द सी ऑफ एग्जिस्टेंस। I repeat, may the vessel of your life never float on the sea of existence. This is Tera Beda Garkje. So this is how the Indians, they kept that feel of Indianness. और कहीं ना कहीं उन्होंने इस लैंग्वेज को अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए यूज़ किया। इसके बाद आता है पोस्ट कलोनियल थेरी में एक द आइडिया ऑफ पोस्ट कलोनियल लिटरेरी थेरी. इट emerges from the inability of European theory to deal with the complexities of Indianness. तो जो कॉलोनीज़ के लोग थे उनकी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए कहीं ना कहीं जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो खरी नहीं उतर रही थी, तो इसलिए पोस्ट कलोनियल थेरी को इजाद करना पड़ा, कह सकते हैं कि वो सामने आई. सो थेरी यहाँ पे स्टाइल एंड यॉनर और assumptions about universal feature of language, value systems are all questioned by the practices of post-colonial writings. तो post-colonial writing बेसिकली क्या है कि अगर किसी ने बोल दिया कि मान लो किसी अंग्रेज़ ने टेक्स्ट लिखा है और वो कह रहा है कि हम इंडिया में एक सिविलाइजिंग मिशन पे आए थे, हमें लोगों को सिविलाइज करना था, तो कोई इंडियन ऑथर क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन, यू टुक आवर कोहिनूर, आपने ये किया. तो सच काइंड ऑफ पोस्ट कलोनियल लिटरेचर में उन लोगों के एक्सपीरियंस होंगे जिन्होंने कभी गुलामी देखी है, और पोस्ट कलोनियल थेरी या क्रिटिक्स उन सारे मुद्दों पे बात करेंगे जो मेन टेक्स्ट में नहीं हैं. So post-colonial theory also looks at the broader interactions between European nations and the societies that colonized or that they colonized or ruled over by dealing with issues such as identity, gender, race, class, language, representation and history. तो post-colonial theory बहुत वाइडर टॉपिक के साथ डील करती है. वो उन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी डील करती है जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया और जिन्होंने कहीं ना कहीं फिर उस लिटरेचर में ये सारे मुद्दे जो हैं, जो भी इग्नोर हो गया, जो भी निगलेक्ट हो गया, वो सारे यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं. सो बिकॉज नेटिव लैंग्वेजेस एंड कल्चर वर रिप्लेस्ड बाय यूरोपियन ट्रेडिशन, पार्ट ऑफ पोस्ट कलोनियल प्रोजेक्ट इज़ रिक्लेमेशन. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि काफ़ी कुछ गवाया जा चुका है कलोनियलिज्म के अंडर, इसलिए पोस्ट कलोनियलिज्म का एक प्रोजेक्ट ये भी है रिक्लेमेशन, अपना खोया हुआ वापस लेना. और ये निगुगी वॉन थियोंग अपने ऐसे में काफ़ी मिलते जुलते हैं दोनों ऐसे आपस में. वो यहाँ बात कर रहे हैं कि आई वुड रीक्लेम, आई वुड डीकॉलोनाइजिंग माई माइंड बाय राइटिंग इन माई ओन लैंग्वेज. सो इन फैक्ट मार्जिनलिटी thus became an unpresented source of creative energy. Marginality बिल्कुल अलग कर देना. मार्जिनलिटी का मतलब पॉवर्टी भी होता है. तो ये बेसिकली एक जो था अनप्रेजेंटेड सोर्स ऑफ क्रिएटिव एनर्जी बना. जितना अलग किया, जितना इग्नोर किया, जितना पीछे हटाया, उतना ही ये लिटरेचर आगे आया. सो ऑन द होल इट कैन बी सेड दैट बुक द एम्पायर राइट्स बैक डील्स विद डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट कलोनियल राइटिंग. पोस्ट कलोनियल राइटिंग process by which language is captured, material practices of colonialism, existing post-colonial theory, and examining the implications of post-coloniality for theories and language and literature. तो basically अगर simple words में करना है तो post-colonial ये जो on the whole it can be said कि जो book है Empire Writes Back, it deals with the development of post-colonial writing, post-colonial theory, and theories related to language and literature of the colonized nations, या थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं इनको, जो अभी आज़ाद हुई हैं. एंड दैट इज़ ऑल. आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू वेरी मच. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय फॉर नाउ.